हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पल के बिछाए जाते हैं। हैप्पी लेबर डे टू ऑल। जय हिंद टू एवरीवन। माई सेल्फ धर्मवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ। Firstly, I would like to thanks college owner, our principal sir, and all teachers for giving me this opportunity. With great honor and pleasure, I would like to warm welcome the guest of honor of this session, Dr. Rahul Gupta sir from Meerut. Dr. Gupta sir is very honest and sincere, and currently working as an assistant professor, Department of Education in DIMS Meerut. His qualification is MA Philosophy, MSc Mathematics, MEd, UGC NET, PhD in Education. His specialization research and pedagogy of mathematics and philosophy. Dr. Gupta sir supervised more than 8 students at PG levels. Dr. Gupta sir published more than 7 research papers and 2 books chapter. Research article. Dr. Gupta sir attended and participated in more than 30 seminar and conference workshop attended. His work experience more than 13 years teaching experience. 1 year experience in Adharshila College, 9 year experience in Swami Vivekanand Subhati University, Meerut, 1 year experience in IIMT Meerut, Ganganagar. Or Dr. Gupta sir presented here from 2021. Appreciation. He has appreciation as an outstanding mentor session 2014-15 by Swami Vivekanand Subhati University. He appreciate and get second prize in cultural program. आपने देखा होगा कल्चर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें काफी मेहनत करते हैं हमारे सर। Dr. Rahul Gupta sir, once again warm welcome of you in this national workshop and give your valuable knowledge to all participants. Thank you. Thank you, sir. So I would like to invite Dr. Rahul Gupta. Now, sir, you can join us. Rahul sir has started his PPT first. Yes, sir, your screen is visible. No, sir. Rahul sir, your voice is not coming on the microphone on the Zoom meeting.
I think audience should bear with us. The mic of Rahul sir is not working. Just wait for a minute. Sir, check your mic. Is it unmute? Hello, I'm audible, madam? Yes. Yes, sir. Now your voice is coming. Okay, Yes, you are audible. thank you, madam. सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी प्रबुद्धजनों, विद्यार्थियों के स्वागत पे आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। मैं दीवान कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से डॉक्टर राहुल गुप्ता, कोर्स कोड E102, कोर्स टाइटल फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन विषय पर बीएड प्रथम वर्ष में बनाए जाने वाले असाइनमेंट पर अपनी बात रखूंगा। अपनी बात रखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी असाइनमेंट क्या है इसको ठीक से जान लें। सर, अच्छा, ओके। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी ये जान ले असाइनमेंट को समझ सकते हैं शिक्षक के द्वारा राहुल सर, फिर से स्टार्ट कीजिएगा। आपका आवाज नहीं आ रही है, माइक नहीं चल रहा है शायद। ओके। सबसे पहले आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, नाउ क्लियर। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि असाइनमेंट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षक के द्वारा जब कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो किसी भी भाग के रूप में जो भी कार्य प्रदान किया जाता है उसे हम असाइनमेंट मान लेते हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को कार्य देना होता है, जिसे हम प्रोजेक्ट भी मान सकते हैं। वैसे ये असाइनमेंट विभिन्न रूपों में हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि विषय की नेचर क्या है।
सब्जेक्ट ड्राइंग का है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। जिस विषय की जैसी नेचर होगी, असाइनमेंट का रूप भी उसी तरह का होगा। इसी कड़ी में अब हम ये जानेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में दिए जाने वाले एक असाइनमेंट E102, जो कि किन्हीं दो विचारकों के शैक्षिक एवं दार्शनिक विचारों की तुलना पर आधारित है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी असाइनमेंट को किस प्रकार से तैयार करें और अपने असाइनमेंट को तैयार करने के लिए उसमें किन किन बिंदुओं को समाहित करें। क्योंकि अक्सर ये समस्या आती है कि बच्चे पूछते हैं कि हम असाइनमेंट में क्या क्या लिखें, तो इसी के ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक टॉपिक लिया है, महात्मा गांधी एवं रूसो का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन, फिलोसॉफिकल एंड एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड रूसो। तो हम इस प्रकार से जिन भी दार्शनिकों का के दार्शनिक और शैक्षिक चिंतन का या उनके विचारों का की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं या तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हम इस तरह से उनकी पिक्चर भी दे सकते हैं। असाइनमेंट को शुरू करने से पहले, बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि असाइनमेंट जब विद्यार्थी बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक फ्रंट पेज तैयार करना होता है, जिसमें मैंने एक फॉर्मेट दिया है, जिसमें सबसे ऊपर विद्यार्थियों को अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखना होता है, कॉलेज का लोगो लगाना होता है, जिस भी वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका जो भी सेशन है वो हमें उसमें मेंशन करना होता है, सब्जेक्ट कोड लिखना होता है, सब्जेक्ट टाइटल मेंशन करना होता है, और ये सारी चीजें एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही चलती हैं। और उसके बाद में नीचे सबमिटेड टू, जिसको भी हमें ये सबमिट किया जाना है और जिसके द्वारा सबमिट किया जाना है, ये सारी डिटेल हमें फ्रंट पेज पर देनी होती है। इसके उपरांत विद्यार्थियों को एक इंडेक्स तैयार करनी होती है। इस इंडेक्स को कुछ इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमें टाइटल देना होता है और वो टाइटल या कंटेंट किस पेज नंबर पर है इसे मेंशन करना होता है, ताकि हमें पता लगे कि किस कंटेंट को, किस टॉपिक को हमने किस पेज नंबर पर लिखा है। इंडेक्स को तैयार करने के पश्चात हमें दोनों विचारकों की लाइफ हिस्ट्री को लिखना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक है ये किन्हीं दो विचारकों के शैक्षिक एवं दार्शनिक चिंतन पर आधारित है। तो इसमें हमें जो दोनों विचारक हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के संबंध में, जो भी उनका बर्थ प्लेस रहा हो, उनकी फैमिली के बारे में, अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ तक हुई, कितनी हुई, और उनकी रुचियां, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके बारे में जो भी संबंधित जानकारी है वो हमें देनी होती है। इसके उपरांत दोनों विचारकों की के दार्शनिक चिंतन से जुड़ी हुई तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टीमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, इस पर हमें विचार व्यक्त करने होते हैं, इसके बारे में हमें लिखना होता है। इसके बिना उनके दार्शनिक चिंतन को जानना मुश्किल है, तो इस पर हमें लिखना होगा। इसके उपरांत हमें दोनों शैक्षिक विचारकों के एजुकेशनल थॉट्स को लिखना होगा, शैक्षिक विचारों को लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम
एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, दोनों विचारकों का शिक्षा के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है उसे लिखना होगा। जैसे यह स्लाइड में मैंने दिखाया है कि गांधी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। तो अगर गांधी जी साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे तो किसे मानते थे? शिक्षा के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट है? वो शिक्षा किसे मानते थे? नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति साक्षर है, उसने डिग्रियां ली हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि डिग्रियां लेना ही साक्षरता नहीं है। तो गांधी जी के विचारों में साक्षरता क्या है, शिक्षा क्या है, इसको हमें डिफाइन करना होगा, जिससे हम एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को जान सकें। सर ये लाइन हट सकती है ऊपर से, ये हेडिंग दिखाई देगा। इसी प्रकार से जब हम रूसो के बारे में बात करते हैं तो रूसो ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया बताया कि जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। तो हमें यह डिफाइन करना होगा कि रूसो ने शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया क्यों बताया और प्राकृतिक क्रिया क्या है, और प्राकृतिक क्रिया को शिक्षा से कैसे उसने जोड़ा और क्यों आवश्यक माना कि प्राकृतिक क्रिया के साथ जोड़कर बालक को सिखाया जा सकता है। तो इस चीज को हमें ठीक से डिफाइन करना होगा और इसी से हमें रूसो के संदर्भ में शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बता पाएंगे। इसके उपरांत दोनों विचारकों के संदर्भ में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो हमें बताना होगा। जैसे अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, अलग अलग विचारकों के द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉमन है, लेकिन हमें इसमें जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो लिखने ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो बातें भी लिखनी है जो किसी भी दार्शनिक के चिंतन को विशेष बनाती है। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रूसो सेंसरी ट्रेनिंग, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो उसने इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया। इंद्रियों के माध्यम से सीखने सिखाने की व्यवस्था पर जोर दिया जाए, हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाए। रूसो ने इस चीज पर जोर डाला। साथ में रूसो ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य हमारे अधिकारों की रक्षा भी होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बिल्डिंग। तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो विशेष ऑब्जेक्टिव है जो रूसो की फिलॉसफी को दूसरों से अलग बनाते हैं, हमें उस पर भी अपने विचार व्यक्त करने होंगे, बल्कि जो विचार उसके दूसरों से अलग है उस पर अपनी बात को विशेष रूप से रखना चाहिए। इसी क्रम में जब हम गांधी जी की बात करते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बहुत जोर दिया। उन्होंने व्यावसायिक विकास की बात की और इसी संदर्भ में उन्होंने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर उन्होंने बात की। तो हमें ये सब असाइनमेंट में बताना होगा कि गांधी जी के अकॉर्डिंग नैतिक विकास क्या है, कैसे वो सोचते थे कि बालक का नैतिक विकास हो, कैसे चारित्रिक विकास हो, और क्यों ये जरूरी है बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्यों बालक के व्यावसायिक विकास की बात उन्होंने की और क्यों उन्होंने आध्यात्मिक विकास को आवश्यक बताया। तो इन सब पर हमें अपनी बात रखनी होगी। इसके बाद करिकुलम। अगर हम रूसो के अकॉर्डिंग देखें तो रूसो ने मानव जीवन को 4 कालों में विभाजित किया, 4 पीरियड्स में डिवाइड किया।
infancy, childhood, adolescence, puberty. 0 to 5 year infancy के लिए दिया, 5 to 12 year childhood के लिए दिया, 12 to 15 year adolescence के लिए दिया, 15 to 25 puberty यौवन काल के लिए दिया। उसने मानव जीवन को चारों कालों में बांटा और चारों कालों की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्धारित किया कि इसके हिसाब से ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब बालक इन्फेंसी की स्टेज में होता है तो उसे 5 टू ईयर की 12 के हिसाब से डील ना किया जाए या एडोलसेंस की स्टेज के हिसाब से डील ना किया जाए। नॉर्मली होता ही है कि हम छोटे बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, तो उनके कालों के हिसाब से हमें करिकुलम को डिसाइड करना होगा। इसी प्रकार से अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने देश की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि उन्मुख पाठ्यक्रम पर बल दिया, एक्टिविटी बेस्ड। और उन्होंने बताया कि अगर बालकों के पाठ्यक्रम में हम कुछ इस तरह की चीजें जोड़ दें कि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ व्यवसायिक ज्ञान भी दे दिया जाए, तो इससे न सिर्फ संस्था इंडिपेंडेंट होगी बल्कि बच्चों के अंदर भी प्रारंभिक टाइम से स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। शायद उनका ये विचार इसलिए था देश की उस समय की आवश्यकता के हिसाब से कि इससे बेरोजगारी दूर हो सके। हमारे यहाँ विद्यालयों में बालक सीखने के साथ साथ विभिन्न कौशलों में भी पारंगत हो सके, कुछ निर्मित कर सके और जो भी इस तरह से सामान बने, जो भी उत्पाद बने, उनको हम एक्सपोर्ट कर दें। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वैसे तो गांधी जी ने बहुत सारे मेथड्स पर जोर दिया है, लेकिन जिस विधि पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है वो है कोरिलेशन मेथड। तो अन्य शिक्षण विधियों के साथ साथ हमें सह संबंध विधि को भी, कोरिलेशन मेथड को भी बताना होगा कि क्यों उन्होंने इस कोरिलेशन मेथड को आवश्यक माना। इसी प्रकार अगर हम रूसो की बात करें तो उसने बात की कि लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हमने छोटी क्लास की साइंस की बुक में देखा है कि आओ करके सीखें, यानी कि स्वयं के अनुभव से सीखना। बालकों को जो भी चीजें सिखाएं तो बालकों को उसमें स्वयं इन्वॉल्व होने दें, क्योंकि स्वयं के अनुभव से सीखा हुआ मस्तिष्क में ज्यादा समय तक रहता है। लर्न एजुकेशन थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू सिखाएं, इंद्रियों के माध्यम से सिखाएं। और शिक्षा में स्वतंत्रता हो, जिस पर रूसो ने बहुत ज्यादा जोर दिया। स्वतंत्रता को रूसो ने इतना आवश्यक माना है कि उसने कहा है कि अगर क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और अगर वो टीचर से बोले कि मेरा क्लास में मन नहीं लग रहा है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं बाहर जाकर फुटबॉल खेलना चाहता हूं, तो रूसो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ये कहेंगे कि ठीक है, बच्चे को जाने देना चाहिए, बच्चे को क्लास में नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि रूसो का इसके पीछे तर्क है कि अगर ऐसी स्थिति में हम बच्चे को रोकते हैं तो वो फिजिकली रहेगा, फिजिकली क्लास में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन मेंटली वो क्लास के बाहर ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ना तो उसका मेंटल डेवलपमेंट ही हुआ, ना उसका फिजिकल डेवलपमेंट ही हुआ। तो अगर हम ऐसी स्थिति में उसको स्वतंत्रता दे देते हैं तो कम से कम उसका शारीरिक विकास तो होगा।
तो ऐसा रूसो के द्वारा तर्क दिया जाता है। और कुछ इस तरीके की शिक्षण विधियों को शिक्षा में लाने की बात रूसो ने की। रूसो ने प्लेवे मेथड पर बहुत जोर दिया। तो जब हम असाइनमेंट बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी अपने असाइनमेंट में लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की मिलती जुलती पिक्चरों को अपने असाइनमेंट में जोड़ सकते हैं। डिसिप्लिनरी कंसिडरेशंस, अनुशासन संबंधी विचार। गांधी जी के अनुसार अगर हम देखें तो सच्चा अनुशासन स्वयं प्रेरित होता है। तो गांधी जी ने क्यों कहा कि सच्चा अनुशासन स्वयं प्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इस पर हमें अपने असाइनमेंट में विचार देने होंगे। यानी दोनों विचारकों का अनुशासन के संबंध में क्या विचार है, इसे लिखना होगा। गांधी जी कहते हैं कि जो स्वयं से प्रेरित हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, प्रेशर ना हो, उसके अंदर, बालक के अंदर स्वयं से आवाज आए कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। थोपा हुआ अनुशासन या थोपा हुआ नियम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम रूसो के अकॉर्डिंग देखें तो उसने स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात की। तो हमें ये लिखना होगा कि रूसो ने स्वतंत्रता के सिद्धांत में क्या कहा और किस तरह से इस सिद्धांत के माध्यम से वो अनुशासन संबंधी विचार देना चाहता है, कैसे अपनी बात को अपने तर्क से पोषित करना चाहता है, ये हमें लिखना होगा। इसी तरह से दोनों विचारकों के अकॉर्डिंग शिक्षक की क्या भूमिका है, ये भी हमें लिखना होगा। रोल ऑफ टीचर। अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने शिक्षक को समाज का एक आइडियल पर्सन माना है, आदर्श आचरण करने वाला माना है। एक ऐसा आदर्श व्यक्ति जिसको देखकर बालक स्वयं को भी परिवर्तित कर ले, उसे अपना आदर्श मान ले, अपने आप में वो परिवर्तन ले आए जो आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर हम रूसो के अकॉर्डिंग देखें तो उसने शिक्षक की भूमिका को केवल बालक के विकास में सहायक माना है। यानी उसने टीचर के रोल को सेकेंडरी रखा है। तो टीचर के रोल को सेकेंडरी क्यों रखा है और स्टूडेंट के रोल को प्राइमरी क्यों रखा है, और उसको बालक के विकास में सहायक, केवल एक सहायक के रूप में ही माना है, तो क्यों माना है, इसको हमें लिखना होगा, इसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। शिक्षक के रोल के बाद अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी के बारे में दोनों विचारकों के विचार क्या है। गांधी जी के अनुसार अगर हम देखें तो गांधी जी चाहते थे कि विद्यालय के जो भी नियम हो वो उनका पालन करें और आत्मनिर्भर बने, समाज सेवा संबंधी कार्य करें। मैंने कुछ पिक्चर्स भी इसमें दी हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और रूसो को अगर हम देखें तो रूसो किसी नियम की बात नहीं करता है। गांधी जी ने विद्यालय के नियमों की बात की है, नियमों के पालन की बात की है, लेकिन रूसो ने नियमों के पालन को एक बंधन बताया है और शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र माना है। और
उसे पूरी आजादी देने की बात की है। विचारों की आजादी, खेलने की आजादी, सीखने की आजादी, बालक के तरीके से सीखने की आजादी। तो हमें इसमें यह भी लिखना होगा कि उसने बालक को शिक्षा का केंद्र क्यों माना है और क्यों वो आजादी की बात करता है, और क्या इस प्रकार से सिखाया जाना उचित है और इसके पीछे उसका क्या तर्क है। इन सब चीजों को हमें अपने असाइनमेंट में लिखना होगा, लिखना चाहिए। विद्यार्थी के बाद अगर हम स्कूल की बात करें कि दोनों विचारकों के अकॉर्डिंग विद्यालयों की भूमिका क्या हो, तो अगर हम गांधी जी के अकॉर्डिंग देखें तो गांधी जी ने कहा कि विद्यालयों को एक वर्कशॉप की तरह डेवलप कर दिया जाए। He wanted to develop schools as a workshop. उन्होंने विद्यालयों के माध्यम से बालकों में हस्त कौशलों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनाने की बात की, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था, और जिसको लेकर उन्होंने बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें किसी रोजगार से भी जोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसी चीजों को बनाना सिखा देना चाहिए, ऐसे उत्पादों को सिखा देना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बने। लेकिन अगर रूसो की बात करें तो उस समय विद्यालयों की जो भी पारंपरिक स्थिति थी, विद्यालयों की जो भी स्थिति थी, उस स्थिति को दोषपूर्ण बताया और उसका विरोध किया, उसको बदलने का प्रयास किया, उसने उसे गलत बताया। समय सारणी को भी उसने एक बंधन बताया कि समय सारणी नहीं होनी चाहिए, नो टाइम टेबल। तो क्यों बताया कि समय सारणी एक बंधन है, क्यों वर्तमान स्थिति दोषपूर्ण है, क्यों वर्तमान स्थिति का विरोध किया, ये सब हमें उसमें लिखना होगा। और क्यों गांधी जी कार्यशालाओं के रूप में विद्यालयों को विकसित करना चाहते थे, क्यों हस्त कौशलों को विकसित करके बालकों को आत्मनिर्भर बनाने की बात गांधी जी ने की, इसको हमें लिखना होगा। इसके उपरांत दोनों विचारकों के संबंध में हमने जितने पॉइंट्स के ऊपर अपने असाइनमेंट में लिखा है, तो उससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसको भी हमें लिखना होगा। और इसके उपरांत एक हमें संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी होती है, बिब्लियोग्राफी, जिसमें एक डिटेल्ड लिस्ट होती है उन सभी सोर्सेस की कि जहां से हमने अपने कंटेंट लिया है। इस सूची में हम ऑथर्स का नाम, टाइटल और जिस सोर्स से हमने कंटेंट लिया है उसका ईयर, पब्लिशर कौन था, इससे संबंधित सभी जानकारी हमें संदर्भ ग्रंथ सूची में देनी होती है, ताकि ये पता लग सके कि हमने अपने असाइनमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से सोर्स यूज किए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक असाइनमेंट को तैयार करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना होता है
और उन सभी बिंदुओं पर अपनी बात रखनी होती है, जिससे कि हम जिस टॉपिक पर अपना असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं उस पर लगभग सभी मुख्य बिंदुओं पर हम अपनी बात रख सकें और अंत में एक निष्कर्ष लिखते हुए अपनी बात लिखें, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाएं। तो इस प्रकार से अगर हम एक असाइनमेंट तैयार करते हैं तो उस असाइनमेंट के आधार पर यह माना जा सकता है कि एक शिक्षक का जो लक्ष्य है अपने विद्यार्थी को सिखाने के लिए, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं हो सकती है। धन्यवाद।